गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे छोटा चैप्टर है और नाम इसका है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास दो बेसिस हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा आ जाएगा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल कंसेप्ट को ये आगे फॉरवर्ड वैसा ही है जो हमने एक्रूअल प्रिंसिपल पढ़ा था। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कब करेंगे, कब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा कि जब रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि जब हमें कैश मिलेगा, जब हमें कैश रिसीव होगा हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। और एक्सपेंसेस को बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब एक्चुअल में पैसा जाएगा, कैश जाएगा। तो ट्रांजैक्शंस हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश का आदान प्रदान होगा, कैश फिजिकली मूव करेगा, कैश इन्वॉल्व होगा। और एक्रूअल कंसेप्ट मैंने जैसे पहले पढ़ा था वो ड्यू बेसिस पर होता है। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं जिसमें क्लियर हो जाएंगे दोनों के बारे में कुछ और चीजें। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। रेवेन्यू कब, अभी बताया, रेवेन्यू कब हम लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, जब कैश में मिलेगा। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करेंगे, जब पेमेंट कैश की फॉर्म में की जाएगी। वेयरएज एक्रूअल बेसिस में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक्रूअल बेसिस में दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस, चाहे वो कैश वाली हो चाहे वो क्रेडिट वाली हो, उन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस असर्टेन नहीं किया जाता। हम जो प्रॉफिट और लॉस जो आ गया, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, उसे असर्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि कई ऐसे खर्चे होते हैं एक्रूअल में, जैसे मैंने बताया था, कई जो खर्चे होंगे जो हमारे करंट पीरियड से रिलेटेड होंगे बट हमने उनको एक्चुअल में पे नहीं किया गया होगा। कई ऐसे रेवेन्यू के आइटम्स होंगी, हमारा रेवेन्यू ड्यू हो गया होगा, हमने सर्विसेज रेंडर कर दी बट अभी तक हमें एक्चुअल में कैश नहीं मिला होगा, तो हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते कैश बेसिस पर। तो जिस वजह से ट्रू या करेक्ट प्रॉफिट और लॉस असर्टेन नहीं किया जा सकता। और एक्रूअल बेसिस में हम बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को लेते हैं और जब वो ड्यू होगा तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को हम असर्टेन कर पाते हैं। जो कैश बेसिस है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। वेयर एज एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, जो कैश बेसिस है, इट इज लेस रिलायबल एज इट रिवील्स ओनली कैश आइटम्स। इस पर हम इतना विश्वास नहीं कर पाते, इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस है। और जो एक्रूअल बेसिस है, इट इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस में हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो अगले पार्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये जितनी भी आइटम्स होती हैं इनको हम कैश बेसिस में एडजस्टमेंट इनकी नहीं कर पाते, इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। वेयरएज ये सारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो हम एक्रूअल बेसिस में अकाउंट फॉर कर लेते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनका इफेक्ट हम ले लेते हैं। जो कैश बेसिस है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द बिजनेस में बहुत कम जो लोग होंगे जो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, या शायद दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो इसे फॉलो करता होगा। वेयरएज जो एक्रूअल बेसिस है, ये ग्लोबली
हर एक जगह हर बिजनेसमैन इस बेसिस को फॉलो करता है, इसे वो अडॉप्ट करता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ हमारे एक्सपेंसेस जिनको हम स्पेशल एक्सपेंसेस या इनकम्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जो हमारे ड्यू हो गए बट अभी तक हम इसको पे नहीं कर पाए। पहले लेक्चर्स में भी मैंने कई एग्जाम्पल्स, कई बार इसको मैंने समझाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब जैसे ईयर, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। मार्च में हमारे देश में लॉकडाउन उन्होंने कर दिया। अब मेरे पास जो वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने मेरे पास अपनी सर्विसेज रेंडर की, बट मार्च में मैं पेमेंट उनको नहीं कर पाया। उनकी सैलरी, वेजेस या और मेरे खर्चे थे, रेंट, मैं मार्च का पे नहीं कर पाया मार्च में। सब लॉकडाउन हो गया। अब जब हम अपना प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, मैं जब अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो वहां पर मेरे को जो एक्सपेंसेस लिखने होंगे वो मुझे पूरे ईयर के, मार्च के भी लिखने होंगे, क्योंकि वो किस पीरियड से रिलेटेड थे, वो मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। तो मेरे को मार्च के भी एक्सपेंसेस अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर करने होंगे, रिकॉर्ड करने होंगे, इवन दो मैंने वो खर्चे अभी तक पे नहीं किए। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू, व्हेन इट टेक्स प्लेस, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, नॉट व्हेन सेटलमेंट इज डन। सेटलमेंट मैंने मई में आकर की, सेटलमेंट मैंने जून में की, मैंने सैलरीज या मैंने रेंट जून में पे किया, सेटलमेंट इज डन इन जून और इट विल बी डन इन जून। बट ये जो मेरी ट्रांजैक्शन इट टुक प्लेस, कब एंटर हुई? वो मार्च में एंटर होगी। सर्विसेज कब रेंडर होगी? मार्च में। मेरे पास जो लोग काम करते हैं तो उन्होंने अपनी सर्विसेज कब दी? मार्च में, बट पेमेंट कब की? मई में या जून में। तो जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, तो टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं जो मार्च की सैलरी में, जो सैलरी मैंने अभी तक पे नहीं की, जो वेजेस पे नहीं की, उनको मैं प्रॉफिट लॉस, जो लेटर पार्ट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाएंगे, तो उनमें खर्चों में मैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा। जो मैंने एक्चुअल में कैश में पे कर दिए वो तो आगे, और उसके साथ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनको हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चों में आ जाएगा, और ये जो खर्चे हैं मैंने पे करने हैं, अभी तक पे नहीं किए, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। तो अगर लायबिलिटी है तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ड्यूल एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा। तो डबल इफेक्ट में क्या जाता है? एक तो हमने खर्च में ऐड कर दिया, हमारे खर्चे इंक्रीज हो गए और ये लायबिलिटी बन गई, जिस वजह से बैलेंस शीट में आ जाएगी। वैसे ही आ गया हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे होते हैं जिन्हें हमने एडवांस में पे कर दिया। मैंने जैसे अपने प्रीपेड मोबाइल आपका आ गया, आपने फोन अभी नहीं यूज नहीं किया, आप गए एडवांस पैसा पे किया, प्रीपेड रिचार्ज करा लिया, खर्चा पहले दे दिया, बेनिफिट बाद में मिलेगा। खर्चा पहले हो गया, बेनिफिट बाद में। अब मेरे पास कुछ वर्कर्स जो थे, उन्होंने कहा कि सर लॉकडाउन है, बड़ी मुश्किल आ रही है, खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, पैसे कम है। तो एज अ गुडविल जेस्चर मैंने उनको जून की और जुलाई की, मैंने पिछले मंथ्स की सैलरी जून में पे की, और इसके साथ उनको कहा जून का एडवांस में ले लीजिए, जुलाई की भी सैलरी आप एडवांस में ले लीजिए, ताकि आपका टाइम निकल सके, आप अपनी फैमिली के लिए राशन का, भोजन का, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो उन्होंने मेरे पास अपनी सर्विसेज अभी रेंडर नहीं की, मैंने उनको जून और जुलाई की सैलरी एडवांस में मई में दे दी,
कब दे दी? मई के लास्ट डे पर मैंने उनको एडवांस में किसकी सैलरी, कौन सी वेजेस जो अभी आना है, खर्चे मैंने एडवांस में दे दी, बेनिफिट अभी नहीं मिला, तो उन्हें बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा? ये मेरी प्रॉपर्टी बन गई, मैंने एडवांस में पैसा दे दिया और उसको कहा कि बाद में आप अपनी सर्विसेज रेंडर कर देना। अब अगर लॉकडाउन में कुछ रियायत मिलेगी, आपको पहले एडवांस में पैसा दे रहा हूं, आप अपनी सर्विसेज देते रहिएगा, तो वो मेरे लिए प्रॉपर्टी बन गई। तो अगर वो प्रॉपर्टी है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। तो अगर मैंने एक और थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूं, मैंने मार्च में किसी को सैलरी अप्रैल के एडवांस में दे दी। किसकी सैलरी एडवांस में दे दी? अप्रैल में। दिक्कत कब आती है इनकी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की? जब अकाउंटिंग ईयर के आगे या पहले वाली पेमेंट होगी। अगर मैंने मई में, जून और जुलाई की पेमेंट कर दी, एट द एंड ऑफ द ईयर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैंने मार्च में सैलरी कौन सी पे की? अप्रैल की सैलरी, तो दैट मीन्स मैंने मार्च में 13 मंथ्स की सैलरी, मैंने मार्च तक कितने मंथ्स की सैलरी दे दी? 13 मंथ्स की। अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 मंथ्स, वो तो दी मैंने सैलरी, और नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी एडवांस में मैंने अप्रैल की दे दी। तो बुक्स में अब हम 13 मंथ्स की सैलरी कैसे शो करेंगे? क्योंकि हमारा खर्चा तो 12 महीने का है और मेरे को यह दिखाना भी है कि मैंने ये सैलरी पे की और ये मेरा खर्चा नहीं है अकाउंटिंग ईयर का। तो जब हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे उसमें तो 12 महीने की सैलरी शो करेंगे। कितने मंथ्स की? 12 महीने की। और जो 1 महीने की सैलरी होगी वो बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी? एसेट में, एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब आ गया ड्यू, जो इट इज एन इनकम विच हैज बीन अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैज नॉट येट बिकम ड्यू एंड देयरफॉर हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो इसे अभी तक हम रिसीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये क्या चीज आ जाएगी जो हमारे पास? तो इसका मतलब आ गया कि पैसा कमा लिया गया है, जो पैसा है वो हमने कमा लिया है, मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी, बट मेरे को जो पैसा है अभी तक नहीं मिला। पैसा कमा लिया गया है, अभी तक मिला नहीं है। मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी, मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी है बिजनेस के पास, बट मेरे को अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो वो क्या जाता है? एक्रूड इनकम। क्या आ जाएगा वो? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जो आ जाएगी वो एसेट होता है। क्या आ जाएगा? एसेट। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसे हम अनअर्न्ड इनकम भी कहेंगे। मेरे को पैसा एडवांस में मिल गया, मैंने अभी तक काम नहीं किया, मैंने अभी तक अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं की, मेरे को एडवांस में पैसा मिल गया है, पैसा मेरे को एडवांस में मिल गया, बट मैंने अभी तक अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं की, तो उसे बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को अगर कुछ पैसा एडवांस में मिल गया, अब वो मेरे लिए लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। मैंने क्लास शुरू की, ग्रुप शुरू किया, मैंने बच्चों को बोला कि ठीक है 2 दिन पढ़ा, 2 दिन के बाद सभी बच्चे अपनी फीस मुझे सबमिट कर दें। तो सभी बच्चों ने 2 दिन के बाद अपनी फीस मुझे सबमिट कर दी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मेरे को पैसा एडवांस में मिल गया, बट मैंने अभी कमाया नहीं है। कमाया नहीं का मतलब आ गया कि जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब वो मेरी इनकम बनेगी। अभी वो कौन सी इनकम है? अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इसी के विपरीत जो भी ऊपर बताया एक्रूड इनकम, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, सिलेबस खत्म करवा दिया, कुछ बच्चों की अभी भी फीस पेंडिंग है, तो मैंने
अपना जो मैंने परफॉर्मेंस थी, मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी है, वो इनकम मेरी इनकम ड्यू हो गई, बट अभी तक मेरे को मिली नहीं है। वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरा पोजेशन है, वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। वेयर एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। ये जो 4 कंसेप्ट अभी मैंने बताए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। 11th में आप लोग जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आप समझेंगे, उसमें ये बार बार बच्चों को ये जो 4 चीजें हैं तंग करती हैं। बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं होता और वो क्रैमिंग, वही आ गया, मैं पहले भी लेक्चर में बताया कि तोते की तरह रटना नहीं है। समझिए, अकाउंट्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझ कर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप क्रैम करोगे, रट्टा मार लिया, अच्छा बता दिया कि ये यहां पर आता है, वहां पर आता है, कई जगह, तो तब बहुत मुश्किल। के बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।